मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या आया कि किसी भी पाइप से एक सेकेंड में, किसी भी पाइप से एक सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर एरिया ए है, स्पीड वी है, तो एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा, वी डी टी इसने कवर किया, तो ए इंटू वी डी टी, ए इंटू वी डी टी डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज फ्लो रेट कहेंगे। ये हो जाएगा ए वी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड बाहर गया, कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर गया किसी भी पाइप से जिसका एरिया ए है, स्पीड वी है लिक्विड का। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड बाहर गया, तो वी डी टी टाइम में हम कह दें वी डी टी, ए इंटू वी डी टी वॉल्यूम कमिंग आउट फ्रॉम दिस पाइप फॉर डी टी टाइम पर सेकेंड, ए इंटू वी डी टी बाई डी टी, तो ए वी हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना मास बाहर जा रहा है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए रो वी दैट इज डी एम बाई डी टी, ए रो वी इज डी एम बाई डी टी। कितना मास लिक्विड का बाहर गया, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, तो एक सेकंड में कितना मास बाहर जा रहा है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ए रो वी के जी पर सेकेंड। हम कह रहे हैं एक सेकंड में इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम हम कह देंगे कि डी एम बाई डी टी, एक सेकंड में इतना मास लिक्विड का बाहर जा रहा है, इंटू वी कह देंगे, इंटू वी कह देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक सेकंड में इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज जो हुआ एक सेकंड में, तो वो मोमेंटम आ जाएगा ए रो वी स्क्वायर, वी डी एम बाई डी टी, ए रो वी स्क्वायर। तो दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाई पाइप, जहाँ भी कनेक्टेड है वो ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, और ये जो लिक्विड बाहर जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो फोर्स अपोजिट लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा, बैकवर्ड। बात समझ गए बेटा? ये तीन चीज़ों की बात हम लोगों ने की। तो ए रो वी स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मिटाएं इसका, मतलब इसका फाइनल जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, मिटाएं बेटा। अब देखो जैसे हम कहें ऐसे कंटेनर अगर दे दिया गया, इसमें लिक्विड फिल, इसका एरिया ए कह दिया गया, और इसके अंदर जो लिक्विड है यहाँ पे कैप लगा था क्लोज, और ये लेंथ है एल, ये भी क्लोज्ड है, लिक्विड यहाँ पे नहीं है। और ये कहा गया जैसे कैप को हटाया गया, ध्यान देना बेटा, जैसे कैप को हटाया गया, ओपन किया गया, तो यहाँ से लिक्विड v स्पीड से फ्लो कर रहा है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। तो पूछा जा रहा है कि पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देना। अब क्या है कि जैसे इसको हमने ओपन किया तो लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, v से। एरिया कितना है, a, डेंसिटी कितना लिक्विड का है, रो। तो ये हम कहेंगे कि जो ये इसका पाइप है, ये लिक्विड पे फोर्स लगाया इधर, a रो v स्क्वायर लगाया ना, बोलो बेटा। इसके अपोजिट ये लिक्विड इस पे इसके अपोजिट लगाएगा फोर्स, कितना लगाएगा, ए रो वी स्क्वायर। तो ये तो लिक्विड बाहर चला गया, तो इस पॉइंट के अबाउट जो इस पाइप पे लग रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, वही प्रोड्यूस करेगा वो पॉइंट के अबाउट क्या, टॉर्क। तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, डायरेक्शन कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ओ पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराएंगे, तो टॉर्क के अबाउट वो आ जाएगा ए रो वी स्क्वायर इंटू एल, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ए रो एल वी स्क्वायर न्यूटन मीटर। बस खत्म, एक लाइन की बात। समझ गए बेटा? बोलो।
तो जो फोर्स होगा फोर्स के कारण टॉर्क आएगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो, मिटाएं। हर्षित भावुक बेटा समझ में आ रहा अच्छे से? कहीं पे भी कुछ डाउट रहे तुरंत तुरंत पूछो। देख लो एक बार, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा, मिटाऊं? मिटाया जाए बेटा? हमें स्पीड निकालना ये सभी फ्लोइंग लिक्विड में बताएंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये बेसिक थोड़ा जानना जरूरी। कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे कंटेनर है और ये रख दिया गया हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे या फ्रिक्शन सरफेस पे। ध्यान देना, यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक फिल है। लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है रो। रो मतलब kg पर मीटर क्यूब। इसका एरिया A है, यहाँ पे कह दें इसका भी एरिया A है, या A1 A2 मान लेते हैं यार, एरिया A1 A2 मान लेते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसकी स्पीड दिया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी आगे आएंगे। अगर यहाँ पे लिक्विड V1 स्पीड से बाहर जा रहा है, V1 से, और यहाँ पे लिक्विड जा रहा है V2 से, V2 से बाहर जा रहा है। दिख रहा है बेटा क्लियर अच्छे से? हाँ, तो अब देखो क्या होगा कि ये कंटेनर पे, कंटेनर की अगर हम बात करें तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग बात बन गया। कंटेनर पे दो फोर्स लग रहे हैं, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी कह दिया जाए, मान लिया जाए स्मॉल h है। तो इसी कंटेनर की अगर हम बात करें, इसी कंटेनर की बात कर रहे हैं बेटा, तो इस कंटेनर पे एक फोर्स लगेगा F1 और ये लगाएगा F2, क्योंकि इसने लिक्विड पे लगाया, लिक्विड पे F1 इधर लगेगा और ये कंटेनर इस पे F2 इधर लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा। समझ पा रहे हैं बेटा? और इसमें है फ्लूइड, F1 की वैल्यू हो जाएगी, F1 हो जाएगा A1 रो, इसको बेटा A1 लिखा तो इसको V1 लिखना थोड़ा ठीक रहेगा, कोई नहीं, इसको V1 लिख दें। जो सब 1 1 कह रहे हैं तो इसको भी 1 कह दें, इसको V2 कह दें। तो F1 जो लगेगा A1 रो V1 स्क्वायर, ये लगेगा राइट वर्ड। F2 कह दें, F2 फोर्स जो लगेगा वो लगेगा A2 रो V2 स्क्वायर, और ये लगेगा लेफ्ट वर्ड। वेजल पे, ऑन वेजल। अब इसके कारण क्या होगा, इसकी टेंडेंसी मूव करने की होगी। यहाँ पे हम बता दें V2 विल बी ग्रेटर देन V1, अभी प्रूव कर देंगे। V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है वो लेफ्ट वर्ड लग रहा है। तो ये टैंक, एक तो इसका हम कहीं पे भी देखें कि जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा जिस समय जो फ्लूइड है, उसके अबाउट ये टॉपल करने की F1 इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, F2 इस डायरेक्शन लगा रहा है, तो इसकी टॉपलिंग की भी कंडीशन आ रही है, रोटेट करने की टेंडेंसी आ रही है ना बेटा। समझ पा रहे हो? अभी रोटेट वाला बात छोड़ते हैं, पहले एकदम रोटेट वाले पे भी आते हैं। अभी क्या हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात करें mg डाउनवर्ड n1 अपवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F2 ज़्यादा हो जाएगा अगर V2 ज़्यादा है, तो F2 माइनस F1 इसको चाहेगा कि लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे वेजल। तो ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि ये एक्सेलरेट ना करे, तो μs इंटू μs इंटू n1 कह देंगे। n1 की वैल्यू क्या कहोगे, मतलब मैकेनिक्स देखो सब कंबाइंड हो सकता है, n1 की वैल्यू क्या कह दोगे, n1 इज इक्वल टू mg। तो मैक्सिमम स्टैटिक, यहाँ पे हम कह देंगे मिनिमम पूछा जाए कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, म्यू मिनिमम सच दैट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो म्यू मिनिमम इंटू n1, इसको बैलेंस करना चाहिए नेट फोर्स को ना, नहीं तो ये लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? सोमिल
अभिषेक, हर्ष, नहीं, किसी इंस्टेंट पे बेटा, जिस इंस्टेंट पे एट टाइम टी, किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो जा ही रहा है, किसी मोमेंट पे कुछ बचा होगा इसमें, उस मोमेंट पे जब ये फोर्स लग रहा तो उसी मोमेंट, ये तो जा चुका कुछ लिक्विड तभी तो फोर्स लग रहा, तो उसी मोमेंट का n1 भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा क्योंकि इसका मास कम हो रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी की बात कर रहे हैं, समझ गए बेटा? ये नहीं कि जो इनिशियल हमने रखा था वो n होगा, वो mg होगा, ये m भी वेरिएबल होगा, जैसे जैसे लिक्विड बाहर जा रहा है m कम हो रहा है, लेकिन किसी टाइम पे जब बात करेंगे तो ये बात होगी, ये कहा जाएगा एट एनी टाइम टी। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मास m है, तो किसी मोमेंट पे बात होगा, एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी म्यू मिनिमम इंटू n1, n1 कह देंगे m इंटू जी, वर्टिकल को बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा कि F1 क्या चाह रहा है कि इसको रोटेट कराए क्लॉकवाइज, F1 चाह रहा है, F2 चाह रहा है क्लॉकवाइज रोटेट कराना, चाह रहा है ना, बोलो? तो फिर ये रोटेट कर जाना चाहिए, तो पलट जाना चाहिए ना, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास किसी मोमेंट पे कहीं देखो, अगर हम कहें कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो ये तो पलट जाना चाहिए, आगे जाना ही नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो हमारी बात को? लेकिन जरूरी नहीं पलट जाए ये टैंक, क्यों नहीं पलटेगा, क्यों नहीं टॉपल करेगा, बताओ, सोचो। ना, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, देखो देखो बिल्कुल सही कहा, गुड। देखो देखो, जब ये चाहेगा, ध्यान देना, इस पे ये चाहेगा ऑब्वियसली कि इसको रोटेट कराए क्लॉकवाइज, F2 चाहेगा क्लॉकवाइज रोटेट कराए, इसके n1, देखो बेटा सब लोग ध्यान समझो, इसमें ये चाहेगा F1, इस पे फोर्स इधर, इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा क्लॉकवाइज सेंस में जब इसको रोटेट कराएगा तो टॉर्क इसके कारण क्लॉकवाइज आएगा। F2 की बात करें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस पे इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स लगाएगा तो ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा। तो जैसे ही रोटेट कराएगा तो ध्यान देना बेटा, समझना बात को, कहीं पे भी भावुक दिव्यम किसी को भी कहीं डाउट रहे तुरंत बताना बेटा। देखो जब ये जैसे ये फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये टपलिंग के पहले कुछ सिचुएशन ऐसे होने लग जाएगा टैंक का ना, बोलो, टैंक का कुछ सिचुएशन ऐसे होने लग जाएगा। तो जब ऐसे होने लग जाएगा तो n1, ये तो कांटेक्ट है ही नहीं, तो n1 कहीं इधर शिफ्ट कर जाएगा बेटा, n1 अब इसके सेंटर ऑफ मास से नहीं पास होगा, n1 यहाँ, और इसका वेट mg लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, हमारी बात समझ पा रहे हो? तो F1 F2 तो इसको चाह रहा है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना, n1 चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो n1 यहाँ से नहीं पास होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये तो हम दिखा रहे हैं तुम्हें बेटा ऐसे समझाने के लिए, अब कह दें x डिस्टेंस पे अगर शिफ्ट कर गया n1, टॉपल नहीं कर रहा, तो x की वैल्यू बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से अगर ये डिस्टेंस हम कह दें h1, ध्यान देना, इसको हम कह दें h2 और ये कह दें x, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, इसको हम कह रहे हैं एट टाइम t, एट टाइम t, किसी मोमेंट पे बात कर रहे हैं, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, तो F1 इंटू H1 क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे, F प्लस F2 इंटू H2, ये भी क्लॉकवाइज बेटा, देखो F2 के कारण क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, F1 के कारण क्लॉकवाइज, N1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बैलेंस बाई N1 इंटू x, और N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg, समझ गए ना? तो इसी को या तो हम प्लस लिखते, इसको माइनस कर देते, ध्यान देना, माइनस कर देते, इसको निगेटिव लेते, इज इक्वल टू 0 कहते, या n1x को राइट साइड ले जाते, समझ गए बेटा, और n1 की वैल्यू mg होती। तो ये बात हो गई कि ये टॉपल नहीं करेगा। अब अगर कहा जाए कि भाई नहीं ये बताना है तुम्हें, और H1 H2 बेटा ध्यान से समझो, H1 H2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, h हमने लिया था, याद आया क्या लिया था, h। तो F1
F2 दोनों अलग अलग है, नहीं तो यहाँ से हम F कॉमन लेते और H1 प्लस H2 को H लिख देते। H1 मालूम रहेगा तो H2 लिख देंगे। समझ गए यहाँ तक की बात बेटा, सबको क्लियर है? अब ये कहा जाए कि मैक्स मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए कि ये इट विल बी एट द वर्ज ऑफ टपलिंग। वर्ज ऑफ टपलिंग का मतलब हो गया कि N1 कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा? मैक्सिमम कॉर्नर पे, यहाँ पे बेटा। N1 इसके बाहर नहीं जा सकता ना, तो इसका मतलब हुआ कि N1 की बात हम कहें कि जब ये जो टॉर्क रहे वो बैलेंस हो जाए तो मैक्सिमम जो हो सकता है F1 F2 की वैल्यू हम यहाँ पे कहें तो F1, तो यहाँ पे N1 की x की वैल्यू मैक्सिमम कर दें। x की वैल्यू मैक्सिमम से क्या होगा देखो ध्यान से, तो x विल बी इक्वल टू F1H प्लस F2H H1 H2 बाई N1, और N1 की वैल्यू है mg, तो F1 H1 प्लस F2 H2 अपॉन mg। अब बेटा यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि x मैक्सिमम कितना हो सकता है कि टॉपल ना करे, तो H1 की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं और H2 की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को बेटा? बोलो। तो हम कहें H1 और H2 की वैल्यू कितना ये मैक्सिमम हो जाए, तो H1 की वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। H1 को हम H1 डैश कह दें, तो x मैक्सिमम फॉर x मैक्सिमम एट द वर्ज ऑफ टपलिंग, एट द वर्ज ऑफ टपलिंग। अब ये बात एक कॉन्सेप्ट की नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन समाहित होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अच्छे से समझ गए तो कैसे भी क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करके दिया जा सब कर दोगे, तो इसलिए हम जनरल फॉर्म में बात को समझा रहे हैं। यहाँ पे कह दोगे F1H डैश F1H1 डैश प्लस F2H2 डैश अपॉन mg दैट इज इक्वल टू x मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? अगर इसका बेस लेंथ कह दिया जाए b, इसका डायमीटर कह दें b, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी b/2। तो यहाँ से H1 डैश H2 डैश में कोई एक वैल्यू दिया, मान लो ये कहा जाए H2 डैश आपको दिया है और कहा जाए दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस H मैक्सिमम मान लिया, तो H मैक्सिमम, तो H1 क्या लिख दोगे? दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए और H2 फिक्स कर दिया जाए। बात बेटा समझ पा रहे हो? तो H1 डैश, तो H1 डैश प्लस H2 डैश मस्ट बी इक्वल टू H मैक्स, तो H मैक्सिमम पूछा जाए और अगर हम कहें H1 H2 डैश में कोई एक फिक्स है तो दूसरे की वैल्यू पुट कर देंगे। लेट H1 डैश इज कांस्टेंट, सब लिख दे रहा हूँ, तो H2 डैश इज इक्वल टू H मैक्सिमम माइनस H1 डैश। तो H1 डैश अगर कांस्टेंट है तो H मैक्स माइनस H1 डैश हो जाएगा। H1 डैश पता है तो H मैक्सिमम आ जाएगा, दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ में आ रही बात बेटा? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो एक बार इसको, कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो बताओ। देखो कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो बताओ। लिख लिया बेटा? समझ में आ गया? कहीं कुछ डाउट किसी को बेटा? इसमें हम कई क्वेश्चन एक साथ बताने की कोशिश की है। कुछ डाउट है तो बताओ, एक बार रिपीट करना हो तो वो भी बोलो।
देख लेना बेटा, वीडियो भी रहेगा और कहीं कुछ डाउट होता तो पूछना। इसमें हमने कोशिश किया, एक्चुअली कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक में ही ये जो कॉन्सेप्ट बताया तो इसमें करीब 4 से 10 क्वेश्चन बन गए। आगे देखोगे कहीं पे भी तो एक एक पार्ट, एक एक लाइन का रहेगा, वो अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। तो हमने सब यहाँ पे कोशिश किया। अब बेटा देखो, हम बात जो कर रहे थे, यहाँ पे एक आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी आ रहे हैं उस पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी फ्लूइड है, 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम इंटर, जितना मास इंटर किया 1 सेकेंड में पर सेकेंड, उतनी ही मास बाहर जाना चाहिए। अगर उतना मास बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, 1 सेकेंड में अगर इंटर्ड अमाउंट ज़्यादा है और बाहर जो जा रहा है कम है तो क्या होगा, तो इसका जो शेप एंड साइज है धीरे धीरे ऐसे कुछ हो जाएगा। भाई लिक्विड इकट्ठा होता जा रहा है, इंटर ज़्यादा कर रहा है, बाहर कम जा रहा है, बाहर कम जा रहा है तो एक समय आएगा ब्लास्ट कर जाएगा पाइप, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये सब बात नहीं करना है, उल्टा पुल्टा। तो हमें स्टडी फ्लो इसीलिए हमें चाहिए स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब हो गया, स्टडी फ्लो कहेंगे या स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो ये क्या होता है, इसी को हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप है, इसका एरिया कह दें A2, इसका कह दें A1, तो इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, इस एंड पे इसकी वेलोसिटी V2 कह दें और इस एंड पे इसकी वेलोसिटी कहें V1। तो क्या होगा कि जितना dt टाइम में जितना अमाउंट लिक्विड इंटर कर रहा होगा, जितना मास इंटर कर रहा होगा dt टाइम में, उतना ही dt टाइम में लिक्विड बाहर जा रहा होगा। तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में जितना अमाउंट लिक्विड फॉर स्टडी फ्लो। और स्टडी फ्लो हम किसको कहेंगे, ये हम कहते हैं बिहेवियर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो बिहेवियर ऑफ लिक्विड को डिस्क्राइब करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक में आता है प्रेशर, इस वेलोसिटी और डेंसिटी। प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी जो इसके फ्लूइड के बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर, V को कहेंगे वेलोसिटी, रो को कहेंगे डेंसिटी। तो इसमें कहा गया कि फॉर स्टडी फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड, this characteristic will not change with respect to time at any point in flowing liquid. At any point in steady flow, behavior of fluid which describes its characteristic like pressure, velocity and density will not change with time, will not change with time at any point। ध्यान देना, किसी पॉइंट पे कहा गया, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता है लेकिन किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होगा।
अब बेटा अगर एक से ज़्यादा फंक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर है, तो हम इसी को कहते हैं, अगर ये केवल प्रेशर डिफाइन होता, प्रेशर, इसी को हम कहते हैं dp/dt विल बी 0, dp/dt कहते, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका हम कहते हैं dt टाइम में भी इसकी वेलोसिटी या प्रेशर हम कहेंगे चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम डेल पी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा ये प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो बिहेवियर है, बेसिकली एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। हमारी बात समझ पा रहे हो बेटा? इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? कभी नाम सुना है या नहीं ये बताओ बेटा, नहीं थोड़ा ब्रीफ में बताओ, कोई बात नहीं, कभी न कभी पे, हाँ तो वही बोलो, क्योंकि कभी न कभी फर्स्ट टाइम आएगा ही। तो डेल p/del t इज इक्वल टू 0, इसलिए डेल p कह रहे हैं dp की जगह, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल है। तो वन पॉइंट पे कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर चेंज नहीं होगा। जो प्रेशर होगा स्टडी फ्लो में या स्ट्रीम लाइन फ्लो में, उस पॉइंट का प्रेशर हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। दूसरा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो भी कभी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। जो इसकी डेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज नहीं होगी। तो दिस इज मेन, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। दिस इज फॉर स्टडी एंड स्टडी और स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर यही चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो। समझ गए ना बात? इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? अनस्टडी फ्लो। लेकिन हमें जो पढ़ना है स्टडी फ्लो एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है बेटा? और एक होगा यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में हम कहेंगे कि वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगी? वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म फ्लो एक होगा, यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ है। तो हम कहेंगे del v/del s इज इक्वल टू 0, मतलब v s के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। del v/del s इज इक्वल टू 0, दिस इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए यही 0 नहीं होगा। तो एक स्टडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया, और एक हो गया, यही हमें दो समझना, दो पढ़ना, यही हमें सिलेबस में है, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरा जो होता है इसी का अपोजिट हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो को ही कभी हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, जैसे कोई वाटर फ्लो कर रहा है, आगे वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन या अभी आगे देखेंगे तो फ्लो कर रहा है, और कहीं पे आगे एक पहाड़ सा पत्थर आ गया, उस पर फ्लो कर रहा, तो किसी लिक्विड पार्टिकल का कुछ डिफाइन नहीं, कौन सा पार्टिकल किधर जाएगा, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है? स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये बेटा स्ट्रीम लाइन कहें तो कोई भी हम एक यहाँ पे लाइन ले रहे हैं अपर मोस्ट। यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी कोई पार्टिकल, कोई लिक्विड पार्टिकल VA, यहाँ पे इसके पाथ पे टेंजेंट होगा VB, यहाँ पे इसके पाथ पे टेंजेंट होगा VC। ठीक है बेटा? तो ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पे A, इस पे B, इसको कह दिया जाए C, VC, VB, VA।
जो भी लिक्विड पार्टिकल इस पॉइंट पे रहेगा उसकी वेलोसिटी, जो भी लिक्विड पार्टिकल आएगा तो ये ए बी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वी बी हो जाएगी, बी सी पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी वी सी रहेगी, जो पाथ होगा उस पर टेंजेंट होगी। ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बी होगी, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वी सी। तो दिस इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब जो फॉलो कर रहा, कोई भी पार्टिकल पीछे से इस पॉइंट पे आएगा उसकी भी वेलोसिटी वी ए हो जाएगी, ये कोई भी पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी वी सी ही होगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। वही बात हो गई कि इसका जो वेलोसिटी होगा, प्रेशर इस पे जो होगा, डेंसिटी जो होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल जब भी किसी टाइम पे आएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी वी है, प्रेशर कहें पी ए और डेंसिटी कहें रो ए, तो दैट विल रिमेन सेम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। समझ गए बेटा? बोलो। अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक सेकंड में किसी भी स्ट्रीम लाइन स्टडी फ्लो के लिए एक सेकंड में जितना लिक्विड इंटर किया, एक सेकंड में उतना ही लिक्विड बाहर जाएगा। एक सेकंड में जितना लिक्विड इंटर किया तो कितना लिक्विड इंटर किया एक सेकंड में, या हम dt टाइम में कह दें A1 V1 dt, dt इज वेरी स्मॉल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटर्ड इन टाइम dt इनटू डेंसिटी, मास ऑफ लिक्विड इंटर्ड इन dt टाइम इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इन dt टाइम, दैट विल रिमेन सेम फॉर स्टडी एंड फॉर स्टडी और स्ट्रीम लाइन फ्लो। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब क्या हो गया बेटा? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज, इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो फॉर स्टडी फ्लो ये हम कह देंगे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटर्ड इन dt टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इन dt टाइम, दैट विल रिमेन सेम। dt dt कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, तो क्या कहेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। समझ गए बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पाइप, देखो जैसे हम टैप में लगाते हैं, दूसरे गर्मियों के टाइम पे पाइप का दूसरा एंड हम पकड़ते हैं, टैप में वहाँ फिक्स कर देते हैं, तो हम उसका एरिया, उसके पाइप को अगर हमें दूर तक उसका फ्लो ले जाना होता तो उसके हम आगे प्रेस, उसका जो जिससे लिक्विड बाहर जा रहा है वाटर, तो उसको हम प्रेस करके उसके एरिया को कम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है इन रिजल्ट? रेंज बढ़ जाता, दूर तक जाता है ना। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा, A1 यहाँ पे देखो, तो A1 सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2 तो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बेटा? मिटाएं इसको, बोलो। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, दैट इज एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, नाम अलग अलग है, कभी कभी मीन्स वगैरह में आ जाता हो तो टर्म मालूम होना चाहिए।
कोई भी बेटा अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका मास dm कह दें, स्पीड v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे हाफ dm इंटू वी स्क्वायर जूल। यही तो कहेंगे, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है dm मास का है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे? हाफ dm वी स्क्वायर, या m मास का है तो हाफ m वी स्क्वायर, यही कहोगे ना? बोलो। तो इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका dm मास है और वॉल्यूम कह दें, वॉल्यूम फॉर dm मास, वॉल्यूम इज dv वॉल्यूम कहें, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहेंगे? हाफ dm बाई dv इंटू वी स्क्वायर, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। तो dm बाई dv को क्या लिख सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। तो कोई भी फ्लोइंग लिक्विड होगा, यूनिट वॉल्यूम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको कहेंगे हाफ रो वी स्क्वायर। यूनिट वॉल्यूम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कहेंगे हाफ रो वी स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो बेटा? अगर कहें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, तो इसका मतलब हाफ dm वी स्क्वायर अपॉन dm इंटू जी। इसको कह देंगे v स्क्वायर बाई 2g, और इसको नाम दिया जाता है वेलोसिटी हेड। यहाँ हमारा बताने का मकसद ये था, कभी कभी टर्म ऐसे आ जाता तो पता ही नहीं रहता, सब कुछ आता हुआ गड़बड़ हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वेलोसिटी हेड। कभी कभी नाम दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को कहते हैं वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g जूल पर न्यूटन। समझ गए ना? इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो वी स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज वी स्क्वायर बाई 2g। इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है बेटा, मिटाएं इसको। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर dm लिक्विड किसी रेफरेंस से डिफाइन होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको U से जनरली डिनोट करते हैं। ये रेफरेंस से डिफाइन होता है। ये अगर हमारा है रेफरेंस, यहाँ पे है लिक्विड, ये हाइट है h, ये हाइट है h, dm gh, dm gh। ठीक है बेटा। तो इसका अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी हाइट पे रेफरेंस से, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, वेलोसिटी हेड कहेंगे वी स्क्वायर बाई 2g, यही कहेंगे ना। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या कह दोगे? पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहोगे इसका? लेट dm मास हैव वॉल्यूम dm
वॉल्यूम डीएम डीवी, ये बेटा टर्म है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह देंगे डी एम जी एच बाई डी वी, इसको कहेंगे रो जी एच जूल पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इसको कह देंगे डी एम जी एच अपॉन डी एम इंटू जी, तो आ जाएगा एच, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल, इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड। एच को नाम देंगे ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड, ये नाम इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड, ये सब मेन सोर्स में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, ऐसे ही कि बच्चे नाम ना सुने रहे हैं बस, और कोई बात नहीं होती। क्या है इसमें? जूल पर न्यूटन, इसका यूनिट हो जाएगा। इसको कहते हैं पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को कहते हैं वेलोसिटी हेड। समझ गए बेटा? तीसरा प्रेशर एनर्जी फॉर फ्लोइंग लिक्विड। प्रेशर एनर्जी क्या होगा? तो ड्यू टू प्रेशर फोर्स होगा P इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट x कहें तो P इंटू डी वी, यही होगा। बोलो बेटा। तीसरा लिखेंगे प्रेशर एनर्जी। ये नाम इसलिए पोटेंशियल हेड, ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड अभी आएगा, ये बस नाम के लिए इसलिए बताना ज़रूरी है, कहीं कहीं पे एक आधा आ जाता है। तो सब कुछ पढ़े हुए बच्चे थोड़े के कारण जो है सोचते हैं ये नाम नहीं सुना, ये क्या है वो क्या है, बस वहीं गड़बड़ कर देते हैं। आभा को फोन कर लो, आभा को। हाँ बेटा, तो तीसरा हो गया हमारा, तीसरा क्या हो गया? प्रेशर एनर्जी। आवाज आ रही है बेटा? तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है कि किसी भी पाइप में अगर हम कहें प्रेशर यहाँ पे है P, और देखो यहाँ पे अगर ये एरिया है इसका, पिस्टन एक कह दें, एरिया A है, तो बेसिकली फोर्स हो गया PA। अगर ये dx मूव किया तो वर्क डन बाई प्रेशर क्या हो जाएगा? तो वही dW वर्क डन बाई प्रेशर इज इक्वल टू P इंटू ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। ए dx को कहते हैं P dV। तो दिस इज वर्क डन, दिस इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहोगे? P dV बाई dV, जूल पर मीटर क्यूब। इसको कहेंगे P जूल पर मीटर क्यूब, कहेंगे बेटा P जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा? इसको कहेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो P आ गया। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या कहोगे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, इस P dV अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? dm इंटू जी। वेट कह देंगे, dV वॉल्यूम का जो मास है dm कह दें,
dm इंटू जी, तो dm होगा रो इंटू dv, तो p अपॉन रो जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जूल पर न्यूटन। इसको क्या कहेंगे, इसको नाम देंगे प्रेशर हेड। क्या नाम देंगे, प्रेशर हेड। तो हमने 3 चीज़ें बताई, यही बताने के लिए इतना लंबा हमने कर दिया, क्योंकि प्रेशर हेड ये हो जाएगा P अपॉन रो जी, जूल पर न्यूटन। ये हो गया प्रेशर हेड। एक बताया हमने पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड। क्या लिखा, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड, ये मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड क्या लिखा था बेटा, H, जूल पर न्यूटन। और एक लिखा था हमने वेलोसिटी हेड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हेड लिखा था, वेलोसिटी हेड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट v²/2g, जूल पर न्यूटन। तो कभी कभी, बहुत रेयर लेकिन कभी कभी पूछ लिया गया, तो ये उसमें दिया नहीं है, तो इसलिए हमने बता दिया। नोट कर लिया बेटाओं। अब लिखो जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या कहोगे, कंजर्वेशन ऑफ मास कहोगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या कह सकते हो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास। जहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा है बेटा, बेटा इम्पॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम। ये साइंटिस्ट का नाम है, तो इन्होंने बताया कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड कह रहे हैं, फ्लूइड में बेटा गैस और लिक्विड दोनों आ सकता है, ध्यान रहे। फ्लूइड कहा गया तो फ्लूइड में गैस या लिक्विड कहे तो दोनों बात आएगा। तो यहाँ पे कहा गया फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एन आइडियल फ्लूइड which is flowing in streamline, which flows in streamline, which flows in streamline, sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy will be constant, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो बर्नौली थ्योरम कहता है कोई भी आइडियल फ्लूइड है जो स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड है स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, प्रेशर इन सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। कहीं पे एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। किसके लिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्लियर बेटा? इसका प्रूफ देखो, बहुत छोटा सा है लेकिन समझ गए अगर तब, नहीं तो उसी को प्रूफ करने के भी तरीके कई हैं। बेटा मिटाएं इसको। देखो याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या याद करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका प्रूफ हम यहाँ पे ध्यान समझना बेटा। यहाँ पे हमने ले लिया पाइप और ये सेक्शन ले लिया यहाँ पे, इसका एरिया कह दिया जाए A2, यहाँ पे कह रहे हैं A1, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये किसी पाइप का एक सेक्शन दिखाया गया है बेटा, किसी पाइप का एक सेक्शन दिखाया गया है, इसमें ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। मतलब इधर भी एक्सटेंडेड पार्ट है और इधर भी पाइप का पार्ट है, हमने बीच में एक कोई सेक्शन ले लिया, ठीक है। और ये ले लिया हमने बेस, यहाँ से इसका जो रेडियस है दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस हाइट, H1 ले लिया, इसको हमने ले लिया रेफरेंस, और यहाँ से इसको हमने कह दिया ये है H2 हाइट, H2 हाइट। यहाँ पे प्रेशर इस एंड पे लिया P1, जो वेलोसिटी लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 लिया, इसकी वेलोसिटी लिया V2। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। अब बेटा ध्यान समझो बात को, जो यहाँ पे हमने लिया सेक्शन, इसके लेफ्ट पार्ट पे भी लिक्विड होगा और राइट पार्ट पे भी लिक्विड है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो इस पार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो इस पे वर्क डन बाई प्रेशर P1 क्या होगा? V1 इंटू dt टाइम में कितना वर्क डन होगा? जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। और इस पे फोर्स कितना लगा? P1 इंटू A1 लगा फोर्स। ये बेटा फोर्स, ये पार्ट इस पे फोर्स लगाएगा, इस पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। इसके लेफ्ट पार्ट पे P1 जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के लेफ्ट पार्ट पे प्रेशर लेफ्ट इस डायरेक्शन में लगाएगा ना, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस पार्ट में लिक्विड के बात कर रहे हैं। दूसरा एंड जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो इस पे जो प्रेशर P2 होगा, जो लिक्विड बाहर जा रहा है, तो इस पे जो प्रेशर P2 के कारण फोर्स लगेगा, हम इसी लिक्विड में इंटरेस्टेड हैं। इस पे प्रेशर फोर्स इधर लगेगा P2A2। इसी के अगर राइट पार्ट पे हम बात करते हैं, पाइप का जो रेस्ट पार्ट है तो उस पे इधर लगता है, लेकिन हम इसी में केवल कंसीडर कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? बोलो बेटा, सबको बात समझ में आ रही है? दिव्यम, हर्षित, भावुक, बोलो बेटा। तो देखो फिर यहाँ पे क्या कहोगे? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। अब हम कहते हैं dt टाइम में जो लिक्विड इंटर किया उसकी बात कर रहे हैं। dt टाइम में, यहाँ से dt टाइम में लिक्विड बाहर जाएगा, तो dt टाइम में जो लिक्विड इंटर किया और यहाँ पे dt टाइम में लिक्विड बाहर गया, तो हम कह रहे हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा P1A1। देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, P1A1 फोर्स हुआ, P1A1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में कितना लिक्विड है यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, V1 dt। समझ में आई बात बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। और फोर्स के जिधर फोर्स लगा उधर ही हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो पाइप का सेक्शन लिया इसी में बात कर रहे हैं, इसके बाहर की बात अलग हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो होगा वो P1 इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, हमें वो कंसीडर नहीं करना। इस पे जो राइट साइड पे प्रेशर
के कारण फोर्स होगा, राइट वर्ड लगा रहा होगा, लेकिन हमें इसी लिक्विड की बात करनी है। अब यहाँ पे देखो P2A2 लग रहा होगा, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लिक्विड का राइट वर्ड, तो इसके कारण वर्क डन होगा P2A2 फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ V2 dt टाइम। ये समझ भाई बात, बोलो। P2A2 फोर्स हुआ डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में लिक्विड को हुआ V2 dt, ये हुआ राइट वर्ड, फोर्स लगा लेफ्ट वर्ड, तो वर्क डन निगेटिव आया। यहाँ पे P1A1 फोर्स इधर लगा, V1 dt डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो हम कहेंगे इसके कारण जो वर्क डन होगा दैट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ, उधर हुआ निगेटिव वर्क डन, तो वर्क डन इन दोनों एंड पे आ गया। ठीक है बेटा। अब क्या कहेंगे, तो वर्क डन बाई प्रेशर। अब ये बताओ डीएम मास, जो डीएम मास है यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। डीएम मास क्या कहोगे, प्लस डीएम क्या कहोगे, A1 V1 dt, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ये बेटा वॉल्यूम हुआ ना, इनटू डेंसिटी, डीएम हुआ, बोलो। ये डीएम हुआ, डीएम मास जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, डीएम मास का यहाँ से यहाँ, क्योंकि ग्रेविटी mg, तो डीएमजी डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये डीएम हुआ, डीएमजी वेट वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वेट डीएमजी यहाँ लग रहा, वही डीएमजी यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इसके अपोजिट हुआ, कितना हुआ, ये कंजर्वेटिव फोर्स है H2 माइनस DMG H2 माइनस H1, तो ये निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, DMG नीचे लग रहा है, H2 माइनस H1 डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हुआ, DMG डाउनवर्ड लग रहा है। इस DMG को A1 V1 dt को लिख सकते थे A2 V2 dt, लिख सकते हो ना बेटा, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ डीएम क्या कह सकते हो, डीएम इंटू V2 स्क्वायर, यहाँ पे डीएम मास क्या कह सकते हो, A2 V2 dt इंटू रो, A2 V2 dt वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm A1 V1 dt इंटू रो V1 स्क्वायर। ये बेटा समझ में आ रहा है या नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गई बात बेटा। अब जो तो पहले कैंसिल होने वाले हैं वो तो हटा दिया जाए, क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, A1 V1, देखो A1 V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना बेटा। तो पहले यहीं से हम कैंसिल कर दे रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। dt तो एक तो पहले dt हर जगह जा रहा है ना बेटा। अब A1 V1 जहाँ पे है तो A2 V2, A1 V1 देखो ध्यान से, A1 V1 A2 V2 कैंसिल कर रहे हैं, सेम है A1 V1 A2 V2, बोलो बेटा। सिंस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जहाँ जहाँ A1 V1 है A2 V2 कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या लेफ्ट साइड पे, P1 माइनस P2 माइनस इधर क्या बचा, रो G H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही बचा ना बेटा। ठीक है, बोलो बेटा। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने सिंपल फॉर्म में एक लाइन में लिख के इसको प्रूव कर दिया, सब बताया हुआ वही चीज है। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो P1 माइनस P2
P1 माइनस P2 माइनस रो GH2 माइनस H1 रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो मतलब हुआ ना बेटा। ये क्या हुआ? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड या आइडियल लिक्विड विच इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन विल बी सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज। सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज विल रिमेन कांस्टेंट। यही बात हो गई ना? क्लियर बिल्कुल? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम फ्लूइड डायनेमिक्स में, इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिटाएं इसको। देख लो, कहीं किसी कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ भी कहीं लगता है तो बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। कुछ भी कहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए, पूछो, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा। ठीक है बेटा, मिटाएं इसको। मिटाया जाए। कोई ये बताओ, कोई एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम हो गया, इसका एप्लीकेशन कल हम कराएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब अब इंटरेस्टिंग पार्ट है डायनेमिक फ्लूइड का। तो ये इसमें एक बात और है कि एक बार हम जो है, चाहे वीडियो जिसको चाहिए होगा दे देंगे, बाकी एक बार इसका देख लेना, अपने आप लिख के नोट्स अच्छे से बनाया करो, तो उससे चीज़ें क्लियर होंगी जो हम लिख रहे हैं। अभी लग रहा होगा ठीक है ठीक है ठीक है, अपने आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का एप्लीकेशन पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में, पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में इन्हीं दो का एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम। इसी पे पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स है। उसके बाद एक पार्ट रहेगा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का लास्ट। ठीक है, बाकी स्टैटिक फ्लूइड का तो करो कहीं से भी कोई क्वेश्चन, हर तरह से करवाने की कोशिश किया। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।